सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। हंसने की ज़रूरत नहीं, बात संजीदा है, लेकिन अगर फिर भी हंसी आ जाए तो मेरी कोई जिम्मेदारी, कोई ज़मानत नहीं है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ शफ़ाफियत पर यकीन रखती है। इस बात पर किसी किस्म के तबसरे के बगैर मेरा ख्याल है कि अगली स्टोरी पर जाना ज़्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि अगर हम शफ़ाफियत की बात करें तो फिर बहुत सारी बातें जो हैं वो उनका जिक्र करना पड़ जाएगा। सेनेट इलेक्शंस में ही वो शफ़ाफियत आपको नज़र आ रही होगी वाज़ेह तौर पर। आंख का अंधा भी देख सकता है कि किस कदर शफ़ाफियत से सेनेट के इलेक्शंस जो है वो करवाए जा रहे हैं। बाकायदा बोलियां लग रही हैं। ये अपने ही घर के अपने भेदी बता रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो खैर सवाल पूछने की जिसारत कर रहा हूँ। लियाकत जतोई ने न जाने क्यों कर कह दिया कि 35 करोड़ रुपए में जो है वो सेनेट की टिकट दी गई है, और वो भी एक ऐसे आदमी को जिसके नामा अमाल में नेकी महज इतनी सी है कि वो खरबपति है। ज्यादातर लोगों के अगर आप ACRs को देखें तो उनमें मुश्तरका जो उनकी एक खसलत या उनकी एक सिफत है या उनकी जो फजीलत है जिसके सबब उनको एक दूसरे के ऊपर तरजीह दी गई है, वो अमीर होना है। गरीब आदमी, किसी फकिट्टे, किसी मुफलिस, किसी कल्लाश, किसी अब क्या कहें, उसका काम कोई नहीं है उसमें। बहरहाल अगली स्टोरी पर आते हैं। असद उमर साहब फरमाते हैं कि वजीर आजम सिंध को कराची जैसा पैकेज देंगे। गोया ये पैकेज भी सिर्फ हवाई होगा, ट्विटर पे दिया जाएगा, फेसबुक पे मिलेगा, और उससे वही खुशहाली आएगी जैसे कल हमारे प्रोग्राम में बताया गया था कि ट्विटर पे और फेसबुक पे बिलियन ट्रीज लगाए गए हैं। मेरा ख्याल है वही पैकेज मिलेगा। कराची को 1100 अरब रुपए का वादा किया गया था। 1100 अरब को छोड़िए, 11,000 रुपए अगर कहीं लगे हों तो मैं ज़ाती तौर पे गुनाहगार हूं। कराची की सड़कें, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखते हैं सूबे की तरफ। सूबा कहता है कि विफाक ताउन नहीं कर रहा, विफाक कहता है 18वीं तरमीम के बाद ये सूबे की जिम्मेदारी है, और हम विफाक और सूबे के दरमियान खिलौना बने हुए हैं। काम ना विफाक ने करना है ना सूबा कर रहा है। एक और इंकशाफ किया है असद उमर साहब ने, वो कहते हैं कि सिंध में नौकरियां बेची जा रही हैं, खरीदी और बेची जा रही हैं। हजरत पूछना यह था कि सेनेट की टिकट 35 करोड़ अबड़ो साहब। अगली स्टोरी, शहबाज गिल साहब ने भी इस एंटरटेनमेंट में अपना हिस्सा डाला है। कहते हैं वोट की खरीदो फरोख्त को लानत समझता हूं। यह नहीं बताया कि वो जिन लोगों के ज़मीर खरीदे गए थे जहांगीर तरीन के उस तैयारे में जिस वक्त तहरीक इंसाफ इलेक्शन इन्वर्टेड कॉमाज में जीती थी, फिर वो इतने सारे आपने जो इकट्ठा किए थे, कुछ ऐसे ही लफ्ज़ है वो जो आपने पार्लियामेंट पे भेजी थी, और ये जो आपने कहा कि लानत भेजता हूं, तो इतने सारे लोग आपने इकट्ठे किए थे, उनका क्या कानूनी आईनी क्या पोजीशन है उनकी? कहते हैं कि अपोजिशन के 17 अफराद से राब्ते में हैं, तो गोया ये यकीन कर लिया जाए कि वो लोग फी सबीलिल्लाह, अल्लाह वास्ते आपसे राब्ते में हैं। आजकल यहां कोई किसी को सलाम नहीं करता बिना मतलब के, और आप इतने नेकोकार हैं और वो लोग भी इतने सेल्फलेस हैं कि वो आपके राब्ता रखने पर राब्ता रखे हुए हैं। आखिरी स्टोरी, मुत्तहदा की एक मरतबा फिर जो है वो अहम मरकजी हैसियत हो गई है, बीच की बिल्ली बन गई है मुत्तहदा। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में गिलानी साहब को वोट देने के एवज 2 नशिस्तों की पेशकश की है। मुत्तहदा अराकीन समझते हैं, मुत्तहदा के लोग समझते हैं कि हमें इत्तेहाद को कुर्बान नहीं करना चाहिए 2 नशिस्तों के लिए। अब ये बात काबिल हज़म नहीं है। 2 नशिस्तों के लिए मैं 5 लाख दफा कह चुका हूं कि इसराइल में अगर हुकूमत बन रही हो और मुत्तहदा को मिस कॉल मारी जाए तो मुत्तहदा वहां पे भी घुटनों के बल जाएगी। मुत्तहदा को इश्क है इतना इख्तिदार से। हर जमहूरी डिक्टेटर और हर आर्मी डिक्टेटर
जाहिर है कि जब मैं ये कह रहा हूं तो उसमें हजरत मुशर्रफ तो मौजूद हैं। आप देख लीजिए, हर गाड़ी का स्टेपनी मुत्तहदा होती है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, उसमें भी मुत्तहदा। उससे पहले वो लोग जो थे वो टेररिस्ट थे, लेकिन सीओडी साइन होने के बाद भी दोबारा इख्तिदार का हलवा खाने के लिए मिला। एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी उनको झांसा देने पहुंची थी, लेकिन अब मामलात जरा कुछ और हैं। अब मुख्तलिफ केसेस हैं, फलाना और ढिमकाना है, तो अब इतनी बेवकूफ़ तो मुत्तहदा भी नहीं है कि वो अपने केसेस खुलवाएगी और हुकूमती जो है वो बेंचेस से अलहदा हो जाएगी। इसी किस्म के मौज़ूआत पर आपका वक्त बर्बाद करने के लिए मेरे साथ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान जनाब अशरफ कुरैशी साहब एक तवील अरसे के बाद हमारे शो में शरीक हो रहे हैं। जनाब इमन, आपका शुक्रिया। मोहतरम आजिज द ग्रेट धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको भी एक तवील अरसे के बाद मुझे भुगतने का शर्फ हासिल होगा। मैं दोनों मौजूद मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए सबसे पहले अशरफ कुरैशी साहब के पास जाऊंगा। अशरफ साहब कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने टैगलाइन पहली लिखी है कि हंसिए मुस्कुराइए कि ज़िंदगी हसीन है। आपको इन लताइफ पे हंसी आई कि तहरीक इंसाफ शफाफियत पर यकीन रखती है? मुझसे पूछ रहे हैं जनाब इमन, बिल्कुल आप ही से पूछ रहा हूँ, आई कॉन्टेक्ट हुआ था। मसला ये है कि आप बिल्कुल सही करें कि शफाफियत पे यकीन रखती है तहरीक इंसाफ, बिल्कुल सही है। लेकिन मसला ये है कि जहाँ जैसा माहौल होगा और उसको डील करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जो भी चल रहा है। क्योंकि आपको पता है सिंध की जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त, और जिस तरह PPM के उनके पास गई है इत्तेहादी होने का, और उनको बस उनको कुछ भी मिलना नहीं, 2 सीटें देने की लॉलीपॉप देकर। और वो असल में टारगेट इमरान खान साहब हैं, सबका टारगेट ही इमरान खान साहब है इस वक्त। वो जो पिछले अरसे से हुकूमत करते हैं, मैं सारी चीज़ लफाजी नहीं करता, लेकिन सिर्फ सिंपल 2 बातें जो है ज़रूर करूँगा कि जो लोग पूरे अरसे यहाँ रहे, सब कुछ किया, और आज भी शहर के और मूल सिंध के भी मालिक हैं, और एक हद तक पूरे काफ़ी एक बड़े हिस्से के ये लोग मालिक रहे हैं, फिर भी डिलीवर नहीं किया। फिर भी एक नई नवीली दुल्हन बन के हर दफ़ा अपने आपको पेश करते हैं, हर दफ़ा नई नवीली दुल्हन बन जाते हैं कि जी हमारा तो बड़ा ज़बरदस्त काम है और हम आएंगे। MQM वो शौदा का खून, वो उनकी कुर्बानियाँ, वो उनके ऑपरेशन, आप हंसेंगे, वो हंसी वाली बात ही हो रही है। कैफियत वही है कि यार 2 सीटें लेके जो तुमने 6 सीटें लेके क्या जो उखाड़ लिया, और उससे पहले जो तुमने क्या उखाड़ा, जो पूरे शहर को आगो खून में नहलाया, आप क्या कर लोगे यार? तो आप यही तो कह रहे हो, क्या पूरा शहर उखाड़ दिया, बाकी तो कुछ नहीं कर सके तुम। अगर कोई शहर के लोगों को रिलीफ देने की बात, वो तो नफीस लोग हैं ना। नफीस है, बहुत ज़्यादा नफीस है, क्योंकि मैं भी महाजिन हूँ, मैं भी बड़ा नफीस हूँ। बहुत अच्छा पान वान खाते हैं हम लोग, और मैं तो अलीगढ़ का हूँ, तो अलीगढ़ का पजामा पहन के आऊँगा किसी दिन आपके पास, तो वो तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पजामे की सकाफत है हमारी। हम नफीस रहेंगे हमेशा, लेकिन नफीस रहने का मतलब जो है अपनी ही कौम के ऊपर जुल्म नहीं करना, और उन्हीं की चीज़ें जैसे बन के हर दफ़ा यही एक चूरन आके बेचना नहीं है कि जी हम आपके और आप हमारे, ये वाला चूरन नहीं बिकता। तहरीक इंसाफ से गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ होती भी हैं और करते भी हैं, लेकिन जैसा माहौल है उसके हिसाब से हमें उस लड़ाई के लिए वैसी तैयारी पकड़नी पड़ेगी। जी आजिज धामरा साहब, आपने सुना, जैसा देश वैसा भेष, जैसी जंग होगी वैसे ही तोप, तमंचे, आर्टिलरी का, इन्फेंट्री सपोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा PTI की जानिब से। सर, शफाफियत पर यकीन रखते हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नूरुल आरिफीन साहब, पहली बात तो अभी मेरे भाई ने ये कह दिया, एडमिट कर दिया कि जैसा देश वैसा वेश वाली बात, तो ये नए पाकिस्तान की जो थ्योरी थी इमरान खान साहब की, आज के बाद ये दुकान बंद होनी चाहिए कि हमें चेंज लानी थी, हम चेंज के लिए पार्टी बनाई थी, 22 साल जदोजहद, जिसमें एक दिन भी जेल का नहीं है मगर जदोजहद है। तो मेरे ख्याल में अब जो एक सुनामी आनी थी और जो बिलियन ट्री का आपने जिक्र किया, वो बिलियन झूठ जो है इनके खाते में अभी भी पड़े हुए हैं, और झूठों की सुनामी ने ले डूबा है PTI को। और आज ऐसा महसूस होता है, और खासतौर पर सेनेट की इलेक्शन में एक उधारी PTI और एक नजरियाती PTI के दरमियान एक जंग छेड़ दी है। और सेनेट की इलेक्शन में जो टिकट में नवाजना था जिन जिन लोगों को, वो उधारी PTI के थे और नजरियाती PTI ने रेजिस्ट किया है। अब ये जगह इनके दरमियान है, मामला अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जाने कि ये देश और वेश वाली बात जो भी कर रहे हैं, और दूसरी बात ये खुद निमटे नजरियाती PTI और उधारी PTI के दरमियान जो जंग है, और उसमें कोई शक नहीं कि अब इमरान खान साहब के गिर्द जो है वो उधारी PTI ने घेरा डाल रखा है, जिसके खिलाफ आपको आवाजें एक सूबे से नहीं पूरे पाकिस्तान में आनी है। ये हमारे खिलाफ कहते थे कि जी अपोजिशन मुंतशिर है, एक दूसरे की शक्लें पसंद नहीं है इनको,
कुछ भी नहीं कर सकते। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह एक सीट इस्लामाबाद वाली ने इनकी दौड़ें लगाई हुई हैं और ये पहली मर्तबा हो रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट अपने ही अराकीन को मनाने के लिए अपनी ATM मशीन को एक्टिव कर चुकी है और वो मारे मारे अपने मेंबरान की तरफ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो इससे तो अंदाजा आपको लगाना चाहिए कि कितनी शफाफियत है। वो किसी तब्दीली की नहीं, झूठों की थी। और ये परेशानी का जो सबब बने हुए हैं वो सिर्फ और नजरियाती PTI के दरमियान एक जंग है। राइट सर। जनाब इमन, मेरी जंग और फिर एक और जंग। सर ये मुझे बताइए, बाकी बात तो ठीक है, खुदा लगती है, एक आदमी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, एक आदमी जिस पर FIR कटी हुई है चीनी बहरान में जो मरकजी किरदार था, आप ही की रिपोर्ट बताती है, मुझे तो नहीं पता। उस एक आदमी को गिरफ्तारी से बचाया, चलो ये एक एहसान, उसके बहुत सारे एहसानात का बदला भी हो सकता है, समझ सकता हूँ। लेकिन सर उसको अचानक उठा करके और खड़ा कर दिया और अब उसको बकौल जैसे इन्होंने कहा कि अब ATM मशीन को हरकत में लाया गया है। फी सबिलिल्लाह तो वफादारियाँ नहीं खरीदी जाती ना। पहले भी एक मरतबा उनके जहाज़ में जो भर भर के शॉपिंग की गई थी, आप हंसेंगे लेकिन सर हुआ तो है, तारीख है ये PTI। वो मीर का शेर है ना, सराने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गए। सही है ना। अभी जरदारी साहब निकले हैं, अभी इस्लामाबाद आज रात को जा रहे हैं। वो कोरोना और वो बेचारे बीमार और उनकी जो हालत थी वो सब इतनी तकलीफ में मुब्तला किया उस इमरान खान साहब ने इनको। नज़रियाती की बात कर रहे हैं आजिज़ दामरा में, तो ये वर्कर उसके हैं और मेरी क्लास के हैं। ये भी मुझे बड़े अफसोस है कि यहाँ पे जो कुछ हुआ है और जो कुछ पीपल्स पार्टी करती रही है उसका नतीजा तो आपको सामने नज़र आ रहा है। नज़रियाती तो सबसे बड़ा इस तहरीक इंसाफ में मैं नज़रियाती हूँ पार्टी के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दावा से कहता हूँ कि मैंने अभी तक आज तक अपनी नज़रियात पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मुझे पार्टी ने जहाँ कहा, जो इलेक्शन लड़ा, जो भी किया, आपके सामने है सारी मेरी हिस्ट्री। लेकिन सच मैंने कभी, सच आपके प्रोग्राम में भी बोला हमेशा जब भी आया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी भी उससे नहीं चूकता। लेकिन जो रिवायतें इन्होंने कायम की हैं, और जब हमने कहा कि आप सेनेट इलेक्शन जो है शो ऑफ हैंड के जरिए करा लें, सामने लेकर आए, तो आपको क्या तकलीफ हुई थी उसके अंदर? आप किस बात की परेशानी में मुब्तला थे? हमारे जहांगीर तरीन, अगर जहांगीर तरीन साहब अगर पार्टी में साइड पे और किसी जगह अपनी वो पर्सनल उसमें एक्टिविटी, उनके लोग हैं, मिलना मिलाना है, अगर वो कहीं जाते हैं तो ये तहरीक इंसाफ पे क्यों रखा जाता है कि तहरीक इंसाफ ने एक्टिव कर दिया जी उनको? ऐसी कोई परेशानी, सॉरी सर, को मेरी हमें कोई परेशानी नहीं है। ये तो इलेक्शन डे का रिजल्ट बताएगा। ये जो 6-6, 8-8 जमा हो रहे हैं और ये इनसे काबू में भी नहीं आ रहे, और ये जरदारी साहब को निकलना पड़ा है वहाँ पे जाके। ये बैठेंगे जरदारी साहब, तो आपको पता है कि वो सियासत के बादशाह कहलाते हैं, इस मामले में जोड़ तोड़ के बादशाह हैं, तो उनको निकालना पड़ा मजबूरन। वो बेचारे बीमार थे, आपको पता है कितनी मेडिकल दरख्वास्तें लगी हुई हैं, सारे कोर्टों के अंदर उनको जो है हर दफ़ा उनको एग्जाम होना होता है कोर्ट से, और बीमारी की वजह से। लेकिन ये इमरान खान है कि जिसकी वजह से सब निकल के एक जगह जमा, वो अपनी बीमारी भूल गए। सर ये उल्टा आप ही को कटहरे में खड़ा कर दिया आजिज दामरा साहब। ये तो कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन आपके गले पड़ गया, जरदारी साहब को एक्टिव होना पड़ा है। देखिए मुझे अपने भाई से हमदर्दी है, ये नजरियाती हैं और मैंने कहा कि हम नजरियाती PTI के साथ खड़े हैं कि उनको अपनी पार्टी मजबूत करनी चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, हमारे खिलाफ डट के अपोजिशन करनी चाहिए। हम इस बात पे खुश हैं। देखिए खरीदो फरोख्त में इन्वॉल्व अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान तो ये झगड़ा ही नहीं है कि PDM जो है वो खरीदो फरोख्त कर रही है या ये हमारे अराकीन को खरीदेंगे। मामला ये नहीं है। मामला है कि ये पहली मर्तबा हो रहा है हिस्ट्री में कि अपने ही अराकीन को खरीदने के लिए ATM मशीन एक्टिव की गई। मेरा मसला ये है, और ये आप अपने इस प्रोग्राम में नजरियाती PTI है, इन बेचारों की ड्यूटी सिर्फ टॉक शो में लगा दी गई है, बाकी क्या हो रहा है इनको बिल्कुल मालूम नहीं। और जहां तक जरदारी साहब की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला है, मैं तो कह रहा हूं कि हमने दौड़े लगाई और जरदारी साहब के एक्टिव होने की वजह से तो आपकी ATM मशीनें एक्टिव हैं, आप मिन्नतें कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में ये भी पहली मर्तबा हुआ कि इलेक्शन सर पे है और आप एक सूबे में जहां से 8 साल से आप इक़्तिदार में हैं, वहां के 14 MNA आपके कहने पे नहीं आ रहे हैं, 8 MPA के कहने पे नहीं आ रहे हैं। आपने 2 वजीरों को अपनी काबीना से निकाला हुआ है। आपने उस सूबे में जहां पर 8 साल से हुकूमत की है, वहां की तब्दीली इतनी ज्यादा चढ़ गई है कि वो आपको बंदे निकालने पड़ रहे हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी से सच्चाई नहीं की। MPA की सीट आपके हाथों से निकल चुकी है। ये तमाम मामलात आपकी परेशानी की अक्कासी करते हैं। मुझे इस पे बोलने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ये पूरी कौम जानती है कि कौन अपने अराकीन को खरीदने के लिए अपनी ATM को जो है वो एक्टिव करके बैठी हुई है, क्योंकि ये मुकाबला IMF और पाकिस्तान के दरमियान है और IMF की मदद के लिए ATM मशीन जो है वो सामने है। और एक सूबे के अंदर
आपने एक एनए की सीट जीतने के लिए जिस तरह सारी सूबाई हुकूमत को सत्तू पिला के नींद में सुला दिया, आज क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है आपके ऊपर कि एक सीट पे डाका डालने के लिए आपने अपनी सारी चीजों को खत्म कर दिया, आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तो जरदारी साहब का मामला छोड़ दें, वो इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद उसका मुल्क है, वो बाहर कहीं भी नहीं गए, कराची और इस्लामाबाद में आते जाते रहे। अपनी फिक्र करें क्योंकि आप नजरियाती हैं और मुझे आपकी फिक्र है। आपकी फिक्र है जनाब इमन। फिक्र के बाद फिक्र की बात तो सर ये भी है कि हुक्मरान जमात ज़िमनी इंतखाब हार गई। फिक्र की बात तो ये भी है कि इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दे दिया गया। फिक्र की बात तो ये भी होनी चाहिए कि वाकई वो 14 लोग जिन्होंने इमरान खान से मिलने से इनकार कर दिया। सर मामला गंभीर तो है। देखिए मैं बताऊं, अच्छी बात तो ये है, फिक्र की बात नहीं है, अच्छी बात तो ये है कि गवर्नमेंट में होते हुए हम हार गए और ये हमने साबित किया। ये पुअर परफॉर्मेंस को नहीं जाहिर करते। ज़्यादा वोट लिए हैं, पहले से ज़्यादा वोट हैं। जिस जगह तक मुखालफत हुई है, जिस जगह जो मतलब जो मुतनाज़ा हुआ है, पीपल्स पार्टी रहमतुल्लाह अलैह बन गई सर। नहीं, पीपल्स पार्टी के पीपल्स पार्टी ने तो जो कुछ सारा दिन वोट बढ़ गए, मलीर के परफॉर्मेंस बुरी है, रोड खुदी हुई है, सब कुछ है जैसा आपने कहा वैसे ही है, लेकिन पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी रहमतुल्लाह अलैह बन गए मलीर के हल्के में। क्योंकि आपने ये कहा ना, ये देखें फ़र्क ये है कि पंजाब के अंदर आप ये बात कर रहे हैं, केपी के अंदर हम सीट हारते हैं, यहाँ पर जो है सिंध के अंदर ये वोट को बढ़ाते हैं। और एक दिन पहले मैं एक प्रोग्राम में बैठा था टीवी के प्रोग्राम के अंदर, उसमें उन्होंने कहा 25,000 वोट लेंगे। अब उनको पहले से रात को रिजल्ट ले लिया था उन्होंने, तो उनके पास था। फिर जो कुछ सारा दिन वहाँ पे होता रहा उस हल्के के अंदर, वो सबको पता है। मज़ाफ़ाती एरियाज़ के रिजल्ट के अंदर और जो शहरी रिजल्ट के अंदर काफ़ी फ़र्क आ रहा है चीज़ों के अंदर, मामला है। मैं खुद भी लड़ता रहा हूँ, 6 दफ़ा इलेक्शन लड़ा हूँ, और मुझसे दामरा साहब हमदर्दी करें, मुझसे ज़रूर हमदर्दी करें, मैं नज़रियाती आदमी हूँ, लेकिन पाकिस्तान की कौम से ज़रूर हमदर्दी करें। आप जिस जगह पर खड़े हुए हैं, आप सेनेट में रहे मुस्तकिल, आपने इस कौम के लिए क्या किया, किस जगह आपने आवाज़ उठाई। हम तो नजरियाती लोग हैं, अपनी पार्टी के अंदर भी सच बोलते हैं, इमरान खान साहब के सामने सच बोलते हैं। आप कहते हैं कि जरदारी साहब घूमते रहते पाकिस्तान में, लेकिन तो जहांगीर तरीन का क्या ये मुल्क नहीं है? जहांगीर तरीन अपने मुल्क में नहीं घूम सकते सर? लेकिन उस सच बोलने का फायदा क्या हो रहा है? मैं पर्सनल कैपेसिटी में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आपकी नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हुए थे, यू वर सपोज टू बिकम सेनेटर, जो मेरी मालूमात हैं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन तमाम लोग फारिग करवा दिए गए, तमाम लोगों को दस्तबरदार करवा करके अब फैसल वावडा साहब को सपोर्ट किया जा रहा है। सर आप समझते हैं कि उजरत प्रॉपर है? देखिए इमरान खान साहब जो जब हमारे लीडर हैं, वो जो फैसला अगर वो करते हैं किसी बात के ऊपर, क्योंकि लीडर को बहुत सारी चीज़ें समझनी, लेकिन देखिए सच मैं बात कर रहा हूँ, सच बोलने की। मैं तो, मेरा कभी हिस्ट्री नहीं है कि मैंने कभी वहाँ पे उनके सामने, खान साहब के सामने सच ना बोला, लेकिन मैंने इस बात के ऊपर, क्योंकि मैं खुद इसके अंदर पार्टी था, क्योंकि मैं टिकट से, मुझे सेनेट का टिकट मिला था, मैंने जमा कराया। मैंने जब उसके बाद पार्टी ने फैसला किया कि फैसल लड़ेगा, तो मैंने वापस लिया। मैं यहाँ नहीं था पाकिस्तान में, मैंने फ़ोन करके वापस लिया, और जो पार्टी का डिसिप्लिन था वो मैंने फॉलो किया। फैसल का मामला जहाँ तक है, फैसल वो पार्टी का फैसला है, जब वो पार्टी कहेगी। लेकिन हम अपनी सच बात को, जो हमारे यहाँ से आवाज़ें उठती हैं सबसे ज़्यादा, तहरीक इंसाफ में नजरियाती बातें नजर आती हैं, पीपल्स पार्टी में मुझे एक बात करनी है सिर्फ। इन्होंने कही, ये लिख के दे दें मुझे कि IMF के पास ये नहीं जाएंगे अगर ये हुकूमत में आ गए, इनका वजीर खजाना जो है हफीज शेख नहीं होगा, ये लिख के दे दें जरा मुझे। लिख के दे सकते हैं यार? बातें ऐसी करो ना जिसके ऊपर कभी कायम भी रहो। महंगाई की बात करते हैं बार बार, इनसे पूछो जब जियाउल हक था, उसके बाद बेनजीर साहब आई तो क्या महंगाई का रेट था, उसके बाद जो है नवाज शरीफ आया क्या था, उसके बाद मुशर्रफ साहब आए क्या था, उसके बाद फिर बेनजीर और नवाज शरीफ आए, इसको क्या था। ये महंगाई का रोना रोते हैं, और क्या दिखाना शुरू करता है मीडिया, और रोजाना का फ्लक्चुएशन होता है रेट में, डिमांड एंड सप्लाई का कानून है। कुछ चीज़ों के अंदर जो है, जो तुम प्रॉब्लम की, ये प्रॉब्लम क्रिएट करके गए थे, उस जगह प्रॉब्लम है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम 2.5 साल के अरसे में आप समझें कि आपके साथ वो हम जो बात करते हैं, फिर वो लोग कहते हैं यार वही बात करते हैं आप, तो बात तो ये है कि हल क्या निकालेगा? हल तो जब ही निकलेगा ना, जब सब जो है हुकूमत करने दी जाएगी। आज 2.5 साल में कैसे निकल कर आ गए? अब 5 साल पहले इन्होंने नवाज शरीफ ने जरदारी साहब को बर्दाश्त किया, फिर 5 साल जरदारी साहब ने जो है नवाज शरीफ को बर्दाश्त किया। इमरान खान साहब के साथ आते के साथ ही सारे मिल गए जो वो कह रहे थे इमरान खान साहब। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हो रही थी, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब खड़े हुए थे, बिलावल साहब खड़े हुए थे, और सबको अपनी तस्वीरें खिंचवाने का बड़ा शौक है, लीडर बनने का शौक है पूरी कौम के साथ। हल तो कोई भी नहीं है, आज तक कोई हल लेकर आए सामने? मुझे बताइए क्या हल लेकर आए? सर आजिज धामरा साहब, सर आप लोग कोई हल नहीं दे सके इस कौम को, लेकिन 2.5 साल आपने पूरे भी ना होने दिए सुकून के साथ। आप लोगों की वजह से खान साहब जो है वो असम्बली का रुख नहीं करने पाते, वरना उनका वादा था जो वफा ना हो सका अनफॉर्चुनेटली, कि वो हर बुध को दर्शन दिया करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि धामरा साहब को जवाब दे रहे हैं या कोई आवाज नहीं है? नूरुल आरफीन, अभी जो मेरे भाई ने बात की कि हम कमिटमेंट करें कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हमारा वजीर
सजाना नहीं जाएगा। भाई ये बातें आपने की थी कि खुदकशी कर लेंगे। हमने आपको कहा था कि टाइमली चाहिए आपको अगर याद होगा तो फ्लोर ऑफ द हाउस जो हमारी स्पीचेस थी, आपने कहा था कि 100 दिन में करप्शन खत्म हो जाएगी और लोग जो ठेले वाले, केबिन वाले लाइन में खड़े हो जाएंगे टैक्स देने के लिए, क्योंकि कौम के ऊपर एतमाद होगा, लीडर के ऊपर कौम का। हम तो आपको अपनी बातें याद दिला रहे हैं। हमने कहा था, मेरे लीडर ने कहा था, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे लीडर आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि 100 दिन हनीमून के नहीं, 6 महीने हनीमून के होते हैं। आपने जज्बाती नारा लगा दिया 100 दिन का। ये किसको आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये वो सारे ख्वाब थे जो आपने दिखाए थे, और आपने हत्या के कायदे आजम मोहम्मद अली जना के पाकिस्तान से इनकार कर दिया था। चाहिए तो ये था कि आप कहते कि जी कायदे आजम के पाकिस्तान को हमने फिर से सिरे से बनाना है, मगर आपने अपना पाकिस्तान बना दिया। तो भाईजान, हमने आपको ये मशवरा दिया था कि IMF के पास जल्दी जाओ। फिर आपके लीडर ने एडमिट किया कि ये हमारी गलती थी। पहले कहते थे कि खुदकशी कर लूंगा, उसके बाद हमने कहा था कि 6 माह के अंदर आप ये टाइम सेट करें कि आपको करना क्या है। आपने 2013 के बाद कहा था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गवर्नमेंट नहीं मिली, मेरे पास तजुर्बा नहीं था। अभी भी आपके प्राइम मिनिस्टर यही कह रहे हैं ना कि मेरे पास टीम नहीं है, मैं मामला को समझ नहीं सका। और अपोजिशन वो बात कहाँ की है जो आपने उस वक्त की हुकूमतों के खिलाफ की थी? हम तो असेंबली में आ रहे हैं, हम बयानात दे रहे हैं, आप कहते हैं कि हमारे पीछे कौम नहीं है, कोई बात नहीं मान रहा। ग्रास रूट तक सारी कौम आपके ऊपर एतमाद कर चुकी है। 2.5 साल के अंदर इस मुल्क में सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाली हुकूमत आप है। इस पाकिस्तान के कब सूटेबल हालात थे? मिसाल के तौर पर नूरुल आरफीन साहब, जब पीपुल्स पार्टी ने मुखालिफ से हुकूमत ली, क्या सूटेबल पाकिस्तान रहा कभी फाइनेंशियली हवाले से? कभी नहीं रहा। तो महंगाई तो उस वक्त जब चोरों की हुकूमत थी बकौल आपके, इतनी महंगाई नहीं थी, नौकरियां भी मिल रही थी। आप कहते थे कि ये करप्शन भी है। तो भाई वो कैसी चोरी और करप्शन थी जिसमें इतनी महंगाई नहीं थी, जिसमें गैस, बिजली, पेट्रोल, आटे की कीमत, चीनी की कीमत वो नहीं थी? ये रियासत मदीना जो है पाकिस्तान की 77 साल तारीख में सबसे बड़ी महंगी है, सबसे बड़ी झूठी है, सबसे बड़ी मुनाफिक है। तो फैसला आपको करना है, हमें नहीं करना। आपने हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया है। इक़्तिदार में आप हैं, हम नहीं है। आपने डिलीवर क्या किया है? मादी की हुकूमत को पीटते पीटते 5 साल पूरे करना चाहते हैं। डिलीवर क्या किया है जनाब? बात तो सही है, मतलब अब कब तक ये सीना कोबी, कब तक ये मातम? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीजें होनी चाहिए। आपको दो जो इन्होंने कहा था, एक तो PM अब्बासी जो प्राइम मिनिस्टर थे, अब्बासी साहब, आरफीन प्रोग्राम करें। जिस टाइम वो लास्ट हुकूमत में थे, वज़ीर आज़म थे, उनकी स्लाइडें देखें और उनकी चीज़ें देखें, वो क्या करके गए थे। हुकूमत में आने के बाद की सूरत हाल की सोच सामने आना पिक्चर को, वो बिल्कुल अलग चीज़ है, और बाहर बैठ के बात करना बिल्कुल अलग चीज़ होती है। ये कर्जे ले रहे थे मुस्तकिल, और ये कर्जे दे ही नहीं रहे थे। आपको पता होगा एग्रीमेंट, उन एग्रीमेंट को निकालें, उनके अंदर देखें ये कर्जा दे रहे थे या इनको रिलीफ मिला हुआ था। ये इस 2.5 साल के अरसे में कितना कर्जा वापस अदा हुआ है, क्योंकि इनको खुद पता था इस बात का कि ये जो अब आने वाला वक्त है उसको मुश्किल तरीन बना कर गए। अब्बासी साहब जो है, ये PM अब्बासी जो है, इनका जो है दौर के अंदर, इनके आखिरी दिनों में इन्होंने कितना बड़ा फाइनेंस जो है जो डिस्पैच किया है, इन्होंने निकाला है, पैसे जो निकाले हैं और जो बांटे हैं इन्होंने, इनके आखिरी दौर में कभी ऐसा प्राइम मिनिस्टर, किसी प्राइम मिनिस्टर की तारीख में नहीं हुआ कभी भी। तो ये सब कुछ करके गए थे, ये पाकिस्तान को गले में गिरा के गए थे, उस कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को, जिनके कायद-ए-आज़म को रहमतुल्लाह अलैह को ये बात कर रहे हैं कि हमने तो उस कायद-ए-आज़म के विजन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हमने स्टेप लिए, हमने सारे वो काम किए। तुम कर्जा ले रहे थे, हम कर्जा दे रहे थे, और आज भी दे रहे हैं हम कर्जा। एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का आजिज हम कुरैशी साहब दोनों मौजूद मेहमान हमारे साथ हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मौजूआत हैं जिनका आता करेंगे। नाज़रीन, बदस्तूर आजिज धामरा साहब और शेफ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। धामरा साहब, ये बड़ी खुशाइंद बात नहीं है अपने आप में कि असद उमर साहब ने इंदिया दे दिया है कि सिंध को भी कराची जैसा पैकेज, कराची जैसा तरक्याती पैकेज अब नसीब होगा। अपनी कैपेसिटी में अगर रह करके देखा जाए तो शायद ये ऐलान तो खुशाइंद है, अब अमल दरामद इसका वैसे ही अगर हो गया जैसे कराची पैकेज पे अमल दरामद हुआ है, 1100 में से 11 रुपए भी नजर नहीं आ रहे प्रैक्टिकली शायद। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पहले तो नूरुल आसिफ साहब, मैं इस बात को, रिकॉर्ड को दुरुस्त कर दूं कि कराची, सिंध को भी कराची जैसा पैकेज
तो भाई कराची इज अ पार्ट ऑफ सिंध। सिंध और कराची तो अलग मुल्क या सूबे नहीं है पाकिस्तान की, कराची सिंध का अटूट हिस्सा है। नंबर एक बात। और दूसरी बात आपने उसी वजीर की है जो कराची के हवाले से एक नहीं एक दर्जन बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके और सूबाई हुकूमत पर तनकीद कर चुके। तो मेरे ख्याल में इससे अगर आप कौम का और अपने चैनल का कीमती टाइम जाया करना चाहते हैं तो मुझे आपके ऊपर हैरत होगी। इसको भी इसी टाइटल और जिम्मे में ले लीजिएगा कि ये पीटीआई का वही वतीरा है कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। आपने खुद कहा कि 11 रुपए खर्च नहीं हुए, इसलिए वो कमेटी भी बनी थी और इन्होंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ काम करना नहीं चाहती। हमने कहा कि बाबा बिस्मिल्लाह हम आपके साथ कमेटी में भी साथ हैं, मगर जो ड्यू शेयर सूबे का है वो आप नहीं दे रहे हैं। चलो कमेटी के थ्रू मेरे सूबे में अगर काम हो, वो चाहे कोरंजी में लगे या छठा में लगे, वो चाहे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में लगे या शिकारपुर में लगे, पूरे सूबा है मेरा, कराची, हैदराबाद, नवाबशाह या सांगड़ में कहीं भी पैसा लगे, लगना चाहिए, काम होना चाहिए, कौम का भला होना चाहिए। मगर इनके पास करने को कुछ ही नहीं है। ये हाँ एक काम ये कर सकते हैं कि इज्तिमाई तौर पर पूरे पाकिस्तान उस समय पूरे सिंध में ये दवाई 600% महंगी कर सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कौन सी हुकूमत है, नूरुल आरफीन साहब आप मेरी मदद फरमाएं, जिसमें 600% दवाई महंगी हो गई। अभी तो उनके 2.5 साल और पड़े हैं। अब लोग जो है डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाई खरीद नहीं कर सकते और दम दुरूद वालों के पीछे वो भाग रहे हैं कि कहीं दुआ से, दम दुरूद से, तावीज से मेरा मरीज जो है वो ठीक हो जाए। तो वो चोरों की हुकूमत का एक दौर तो बताएं जिसमें 600% दवाई जो है महंगी हुई, उस वजीर को निकाला मगर पार्टी का अगला अच्छा ओहदा दे दिया। ये तो इनकी सो कॉल्ड एक सोच है, एक क्रेडिबिलिटी है तब्दीली की। लेकिन सर सिंध में नौकरियां भी तो बांटी जा रही हैं पैसे के एवज, ये इल्जाम भी लगाया असद उमर साहब ने, आप क्या इसकी तरदीद फरमाएंगे? मेरे ख्याल में असद उमर साहब को पहले तो स्टील मिल वाले और उनके बच्चों को और उनके फैमिली जो फाका कशीमी है उनको भी जरा जवाब दे दे, क्योंकि कहा था कि मैं उनके साथ खड़ा हूंगा, अब खड़े नहीं हुए। जहां तक नौकरी का मामला है तो नूरुल आरफीन साहब, पहली बात यह है कि अब सूबे में कांस्टेबल की नौकरी, एक टीचर की नौकरी, वो IBA टेस्ट या NTA टेस्ट के बगैर नहीं मिलती। या तो आप कहें कि ये तमाम इदारे जो हैं वो करप्ट हो चुके हैं। आप अपने सूबों में एक बार तो नौकरी देते नहीं, अगर देते हैं तो वो वहां पर आप करप्शन करते हैं। एक इनका MNA है साउथ पंजाब से, नूरुल आरफीन साहब, ये मैं बात बता रहा हूँ जो फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीच की थी उन्होंने, जब रेलवे के वजीर होते थे शेख रशीद, उन्होंने कहा कि मेरे हल्के में रेलवे की नौकरी 1.5 लाख रुपए में बेची जा रही है और इससे बड़ी डिस्कशन हुई थी कौमी असेंबली के अंदर। क्या हुआ? इनका इंक्वायरी हुई। आप तो रियासत मदीना की हुकूमत है, आप तो हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि नौकरी पैसों पे जाती है, सबूत होता नहीं है, आप बात कर देते। इन इदारों ने हमारी लीडरशिप को गिरफ्तार भी किया, केसेस भी बने, रेफरेंस भी बने और उसमें वादत बड़ी भी हुए। आपके अपने MNA कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए में रेलवे की नौकरी कॉन्ट्रैक्ट वाली बेची गई थी शेख रशीद के दौर के अंदर। ये नेशनल असेंबली में प्रॉपर्टी है, ये तमाम स्पीचेस निकाल के आप इनको दिखाएं। बिल्कुल ठीक है अशरफ कुरैशी साहब। सर टेक्निकलिटीज में उलझाए बगैर बिल्कुल मुद्दे की बात जो है वो ये, हुकूमत में कोई भी है, कोई भी सियासी जमात है, मनसब पर कोई भी है, काला चोर है सानू की, लेकिन अगर नीचे तक उसके समरात आ रहे हैं, आवाम रिलीफ में है, पेट्रोलियम प्राइसेस कंट्रोल में हैं, दवाओं की कीमतें 600 गुना ऊपर नहीं गई हैं, तब तो इसका मतलब है कि आप अच्छी गवर्नेंस कर रहे हैं। लेकिन अगर हुज्जाज कराम की हुकूमत आने के बाद दवाओं की कीमतों में 600 गुना इजाफा हो जाए, हर दूसरे दिन जो है वो टेम्परेचर चेक किया जाए कि जी 20 रुपये की समरी मूव हो रही है और 5 रुपये बढ़ा दिए जाएँ, 10 रुपये की समरी मूव हो रही है और 6 रुपये बढ़ा दिए जाएँ, ये जो डाके का नया तरीका PTI के इस दौर में मुतारिफ कराया गया है, सर ये जुल्म नहीं है? गरीब आदमी पिस नहीं गया? आरफिन बिल्कुल आप जो है ना बात सही कह रहे हैं कि गरीब आदमी, अच्छा रोज़गार के मौके ज़्यादा हो ना और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो तो फिर बुरा नहीं लगता। बिल्कुल। दुबई के अंदर भी लोग जाते हैं तो वहाँ 2 दरम की चाय मतलब 90 रुपये की चाय पी लेते हैं, तो कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि नौकरियाँ होती हैं यहाँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हम सिंध की बात कर लेते हैं। अभी उन्होंने कहा भाई ने कि कराची और सिंध को उन्होंने कहा अलग अलग कर लिया, फलां कर लिया। इनसे पूछे कराची में कितनी नौकरियाँ दी हैं भाई आपने? कराची के साथ क्या किया है? कराची को कितनी नौकरियाँ दी हैं? कितनी सिंध की सूबाई गवर्नमेंट ने आज तक कराची के नौजवानों को अकोमोडेट किया है? मुझे बता दें ज़रा। और क्या कर रहे हैं कराची के लिए? आप तो खुद कराची और सिंध को अलग अलग करके रखा हुआ है आपने। जब आप थे तो आप कोटा सिस्टम की, जहाँ पे एक पूरी जमात ने पूरी सियासत इस बुनियाद पे कि शहर को कत्ल गारतगिरी का शिकार किया। आपके पास तो मौका है बहुत अच्छा,
आप बार बार उनके दर पे हाजिरी देने के बजाय यहाँ के लोगों के दिलों पे हाथ रख दें। आपके पास तो बेताशा नौकरियां हैं, उसके बाद आप तो कुछ करने को तैयार ही नहीं है। आप हमारे बंदों को कह रहे हैं कि जी वो सही है। जो चीज़ें जब आप लोगों ने, जो पॉलिसियां आप लोगों ने बनाई, उसका नतीजा ये था कि जब आप सिर्फ हर चीज़, मैंने एक दफ़ा और प्रोग्राम में भी कहा था, मेरी वालदा ने आज से दो साल पहले समय, एक बात मैं धामरा साहब मेरी बात मुकम्मल आप बोलिए, मैं आपकी तरफ आता हूं आजिज धामरा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। एक मिनट दे दें मुझे। मेरी वालदा ने मुझे कहा कि टूथपिक खत्म हो गई, टूथपिक नहीं मिल रही। तो मैंने अम्मी से पूछा कि टूथपिक क्या मतलब अम्मी, टूथपिक नहीं मिल रही होगी यहाँ पे तो नॉर्मली। उन्होंने बेटा उन्होंने डिबिया उठा के दिखाई मुझे, तो कहने लगे ये वाली है, ये नहीं मिल रही। तो मैंने कहा अम्मी ये तो, फिर मैंने देखा मेड इन चाइना। तो हम टूथपिक तक तो बना नहीं सक रहे थे यार। हर चीज़ देखे, दवाइयों की बात कर रहे हो, दवाइयों का सारा रॉ मटेरियल बाहर से आता है, जो आपकी सारी चीज़ें बाहर से आती हैं, हर चीज़ के पीछे आपके सारा मामला वही लगा हुआ है। तो महंगाई नहीं बढ़ेगी क्या? महंगाई तो बढ़ेगी। पेट्रोल आप बाहर से लेते हैं, सारे आपके जितना पेट्रोल के ऊपर आपके ऊपर जाता है सारा पैसा आपका खर्च हो रहा होता है सर, लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ कि कंट्रोल करते 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 बहुत सारे मामला, कर्जे भी देने हैं, साथ साथ इकोनॉमी को भी चलाना है, रिजर्व को भी पूरा रखना है अपने साथ, बहुत सारी मामला हैं। ये क्या समझ रहे हैं हम, क्या लोग नहीं कर सकते इस तरीके से जो ये सब्सिडी दे रहे थे कि इधर से पैसे लिए जाओ और दिए जाओ? हम नहीं कर सकते। हमने पूरी कौम को 25 साल तक यह सबक सिखाया कि ये मुश्किल आएगी और ये मुश्किल आएगी, बार बार कहा हमने सिखाया। हमने मैं खुद गया हूं। आप लोगों ने ये कहा था कि मैं इन्हें रुलाऊंगा, हम ये समझे कि आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं। देखें इस वक्त की अपोजिशन की रुलाने की बात हो रही थी ना, हम ये समझे लोगों से हम लोगों से ये मुस्तकिल कहते रहे कि हम इंसाफ, आप जो है आपको एक तकलीफ आएगी क्योंकि इंसाफ कायम करना जरूरी है। जब हम बैलेंस करेंगे, कहां इंसाफ कायम हो रहा है? इंसाफ नहीं, मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं कि जो चीज हम करने के लिए जा रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और करेंगे। जिनको जो तकलीफ है ना, ये उसी चीज की तकलीफ हो रही है, आवाम को तकलीफ हो रही है। मैं मानता हूं इस बात को, कोई मैं ये नहीं कह रहा, मैं इससे बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। गरीब आदमी को रोजगार मिलना चाहिए, उसको महंगाई आप चाहे कुछ भी कर लें, पूरी दुनिया की इकॉनमी इसी तरह चलती है। लेकिन सिंध के, अब मैं पीपल्स पार्टी से जरूर सवाल करूंगा, आजिज दामरा साहब, मैं पूरे कराची के अवाम के लड़कों के नौजवानों की तरफ से भी सवाल करूंगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपने कराची के लोगों को दी है आज तक? 10 साल से आप मुस्तकिल इख्तिदार में सिंध के अंदर, आपने स्टूडेंट को कौन सी पॉलिसी दी है? आपने क्या किया उनके लिए? मैं तो जब अपने जमाने में और आप अपने जमाने में थे, 30 पैसे देते थे बस के अंदर, उनको रिलीफ मिलता था। कौन से स्टूडेंट को आपने रिलीफ दे रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज आप लोगों ने की है यहाँ की मुलाजमत के लिए? कौन सा आपने दिल बड़ा करके ये कहा है कि कराची का शहर तबाह हुआ है, अल्ताफ हुसैन की वजह से हुआ है, तो उसके लोगों को हम अकोमोडेट करेंगे? आप तो खुद सिंध की बात करते हैं सिर्फ, आप तो सारे लोग यहाँ सिंध के। आजिज दामरा साहब, अच्छा, पहली बात तो ये है कि आज ये गुफ्तगू मुझे ऐसी लगी, शायद तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए किसी एमक्यू वालों ने ज्वाइन कर दी है। दूसरी बात मैं इनको बताना चाहता हूँ, कराची के मैंडेट के जो दावेदार पार्टियां थी ना, मैं उनसे पूछूंगा, एक प्रोग्राम नूरुल आरफीन साहब कल रखें, हम दोनों को मंगाएं, मैं डॉक्यूमेंट के साथ, मैं फिगर्स के साथ कहूंगा कि आपने कराची के साथ क्या ज्यादती की, माजी की हुकूमतों ने क्या ज्यादती की और हमने कराची को क्या दिया। इसके लिए एक प्रोग्राम की जरूरत है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि कल में आने के लिए नंबर 1। और दूसरी बात कि अगर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल आपकी डिलीवर बहुत अच्छी है, आपकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है और मैं झूठे इल्जाम लगा रहा हूं, तो मैं कौम से माफी लेता हूं क्योंकि मैं झूठे इल्जाम लगा रहा हूं। आपने कहा कि दवाई बाहर से आती है तो महंगाई होती है, आपने कहा पेट्रोल बाहर से आता है तो महंगाई होती है। क्या जाने मन, ये 2-2.5 सालों से ये बाहर से आ रही है? पाकिस्तान जब से बना था, दवाई क्या पाकिस्तान में बन रही थी या पेट्रोल पाकिस्तान में? कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाहर से आती हैं। और अगर आपके बकौल के आप ठीक कह रहे हैं कि दवाई की 600% कीमत अगर बढ़ी तो बिल्कुल ठीक बढ़ी, तो उस वजीर को क्यों निकाला आपके वजीर आजम ने? अगर वजीर का कसूर था तो उसको अगला ओहदा देके फिर अपने पास क्यों रखा? ये जो मुनाफिकत की सियासत है, ये जरा कौम को बताइएगा। हम बुरे, हम चोर, हमें हुकूमत से निकाला गया, कौम हमारे पीछे नहीं है, हमें वोट आइंदा भी नहीं मिलेगा। आप ये बताएं कि जब दवाई बाहर से आती है और इसलिए महंगी हुई, तो ये आपके वजीर आजम को पता क्यों नहीं था? उस बेचारे वजीर का क्यानी का क्या कसूर था? अगर दवाई उसकी वजह से बढ़ी, एक नोटिफिकेशन की वजह से, तो वो कहाँ है? किसी जेल में है, किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास है? वो तो बताए कौम को कि जिसने चोरी की उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। इल्जाम लगा साइड पे किया, नैब के अंदर उसका केस चला हुआ है, साइड पे किया। आपकी तरह तो नहीं है भाई कि जिस पे इल्जाम लगे उसको और मजीद प्रमोशन करते जाएं। आप जो है ना, आपके जो बात कर रहे हैं ना, इल्जाम लगने के लिए जब साबित हो जाए आपके, अरे भाई तरीन के ऊपर इल्जाम लगा है, वो साबित हो गया। तरीन को आप हमारी कौन सी जगह पे हमारे तरीन को बता रहे हैं? आप मुझे ये बताएं कि आप अगर बेचैन और परेशान नहीं है, पीडीएम इजलास क्यों कर रही है? इमरान खान साहब, हमारी टीम तो सुकून से बैठी हुई है। आप मुझे बताओ ना, जो आप जो प्रोपेगेंडा कर रहे हो टीवी पे बैठकर
जो शोर और हंगामा मचाया हुआ है आपने इस बात का कि आप जो कह रहे हैं कि बड़ा तब्दीली आने वाली है, कोई तब्दीली आने वाली नहीं। आपको 3 तारीख को मार्च को शौक लगेगा, आपको पता चल जाएगा क्या हुआ है आपके साथ। आप जो कर रहे हैं ना, ये इतने हवारे में हवा ना भरे, जिसके दर्जे में आप खुद ही पहले भी आप लोग पीछे हुए होते जा रहे हैं। एक मुख्तसर से अरे कुछ भी नहीं होगा, आप फिक्र ही ना करें। मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का वक्त हुआ है। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुंचे हैं। आजिज़ धामरा साहब, शहबाज गिल साहब का ये ऐलान आपको कैसा लगा कि वोटों की खरीद व फरोख्त पर लानत भेज दी उन्होंने? दूसरी जानिब ये भी कह रहे हैं कि अपोजिशन के 17 अफराद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह वास्ते, राम भरोसे पर इमरान खान एंड कंपनी से राब्ते में है। क्या कहेंगे सर? सर पहली बात तो ये जो इन्होंने बयान दिया है तो जरूर इसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब नोटिस लेंगे, जो मुझे लगता है गिल साहब के इस बयान का। और दूसरी बात कि अगर आपके पास अपोजिशन के 17 अरकान राब्ते में है, मैं तो कहता हूँ 50 हो जाए। आपको परेशानी किस बात की है कि भाई यूसुफ रजा गिलानी खड़े हैं, आपकी अक्सरियत नहीं है, हम हार जाएंगे। ठीक है जनाब, हार जाएंगे। 3 तारीख को शाम को हम कहेंगे कि जी हमें वोट नहीं पड़े, हम हार गए। परेशानी किस बात की है? आपकी दौड़ें क्यों लगी हुई हैं? क्यों प्राइम मिनिस्टर जो है वो भागे भागे अपने उस सूबे में जा रहा है जहां पर ये कहते हैं कि 8 साल में तब्दीली मुकम्मल आ चुकी है? वहां तो अभी और कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। इतने रिफॉर्म्स आ चुके हैं, इतनी तब्दीली आ चुकी है कि लोग खुश हैं। उस सूबे के सारे पार्लियामेंटेरियन खुश हैं, मगर उस सूबे के अंदर वजीर आजम के पास 14 पार्लियामेंटेरियन नहीं जा रहे हैं। सिर्फ MNA, नेशनल असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ, सूबे की नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद सूबे से गवर्नर कह रहे हैं कि IG को तब्दील कर दियो, मगर इनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि गवर्नर को तब्दील कर दो। ये सारी चीजें। और अब बलूचिस्तान में देखो उन्होंने क्या गुगली खेली। एक शख्स को इन्होंने टिकट दिया, नजरियाती PTI ने थोड़ी आवाज बुलंद की, टेक्निकल बुनियादियों पर किसी और को टिकट दे दिया, फिर उससे विथड्रॉ करा दिया। ये सारा कौम देख रही है आपका तमाशा। इसलिए शहबाज गिल साहब हो या कोई भी साहब हो, हम हारने होंगे, हम हार जाएंगे। अपोजिशन के 17 नहीं, मैं कह रहा हूँ 50 लोग आपको वोट देंगे। तो परेशान क्यों है आप? ये परेशानी जो है ना वो आपको बता रही है, जैसे कहते हैं ना कि ये हब्स बता रहा है, हवा का रुख बदल रहा है, मेरे लोग बदल रहे हैं, मेरा शहर बदल रहा है। तो ये जो शहर अपने आप को कुछ गुरुकुल में महसूस कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है शाहरुख खान की फिल्म देख रहे हैं, मोहब्बतें, और बस डायलॉग चलने रहेंगे। आजिज़ साहब से मैं कहूंगा यार कि पहले आसिफ जरदारी साहब से, बिलावल जरदारी साहब से कहें कि मुराद अली शाह साहब के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने 10 सीटों का कहा था कि हम सिंध से 10 सीटें लेके जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो पहले बनती थी। शहबाज गिल के खिलाफ अच्छा, परेशानी तो आज पूरी कौम देख रही है कि आपको इतना बड़ा मसला बन गया, ना मरियम को कंट्रोल कर पा रही है, ना जो है फजलुर रहमान कंट्रोल कर पा रहे हैं। मैं आपकी तरफ आता हूं आजिज़ धामरा साहब, मैं आता हूं। आपको आज तो सबने, पूरी कौम ने देख लिया परेशान कौन है। जरदारी साहब बीमारी के आलम में उठ के इस्लामाबाद चले गए हैं। इससे ज्यादा परेशानी क्या होगी? इससे ज्यादा बुरा वक्त और क्या होगा आपके पास यार, कि बिलावल से भी कंट्रोल नहीं, मरियम से भी कंट्रोल नहीं, आपके लोग तो कंट्रोल ही नहीं हो रहे। अरे हम तो सुकून में और अमन में हैं। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताएं। अरे हम सुकून और अमन में हैं, आप तो हारे हुए हैं, बहुत हारे हुए हैं यार। आज मान लें, खत्म करें। आज मेरे देखे पंजाब में बिला मुकाबला हो गया, सिंध में भी करें यार, छोड़े क्या चक्कर में पड़ गए। सिंध में, पंजाब में हो गया ना बिला मुकाबला, वहां पे आप क्यों चक्कर में पड़े हुए? आपके लोग जो क्यों चक्कर में लगे हुए हैं? ये ओपन रिश्वत, मेरा मतलब है ओपन मंडवली की ऑफर है, अगर आप इसे कबूल करना चाहें। धामरा साहब छोड़े बिल्कुल, और क्या यार, पंजाब में हो चुका, आपको पता है यार। और मुराद अली शाह के खिलाफ कार्रवाई शुरू कराइए। उनका जवाब है। इनकी कंफ्यूजिंग ये खत्म कर दूं कि मुराद अली शाह साहब ने जो 10 सीटों की एक स्टेटमेंट निकाली थी, अगर आप लास्ट जो इलेक्शन सेनेट के हुए थे 2018 के अंदर, आप उसकी कैलकुलेट करें तो हमारे पास उस वक्त से 85 वोट सूबाई असेंबली में, 10 सीटें निकली थी। अब हमारे पास है 99। और आपकी 2 मेजर इत्तेहादी पार्टियां जो है ना, ये कंडीशन नहीं है कि आपकी इत्तेहादी पार्टियां अगर आपसे अलग वोट दें तो आईनी तौर पर वो या गद्दार होंगी या उनको कहेंगे कि आपने वोट बेच दिए। वो हमसे बातें कर रहे हैं। इसलिए अगर आप जीत रहे हैं तो परेशान क्यों हो रहे हैं? जरदारी साहब तो मजे देखने आ रहे हैं, आपकी दौड़ें लगी हुई है।
आपके पसीने निकले हुए हैं, हम तो आपका मजा देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इलेक्शन को। अच्छा, आप चीखें मार रहे हैं, आप परेशान हैं, आप अपने लोगों को खरीद कर रहे हैं यार। अच्छा चले अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं जी। अशरफ साहब ये मुझे बताइएगा, मुत्तहदा को भी 2 नशिस्तें देने की ऑफर की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और मुत्तहदा कह रही है कि नहीं, पीटीआई से अपना इत्तेहाद हम कुर्बान नहीं कर सकते। वो जिन्होंने एक ऐसी तकरीर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, उसके बाद अपने कायद से अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया, और बिल्कुल ठीक किया, वो वक्त का तकाजा था, पाकिस्तानियत का तकाजा था, बिल्कुल ठीक किया। लेकिन उसके बावजूद भी मुत्तहदा वालों का कैरेक्टर भी सबके सामने ही है। मतलब आपको पता है कि उनके मामलात फोकट में मुत्तहदा कभी किसी के साथ कुछ नहीं करती, अपने लोगों के साथ नहीं करती, तो आप समझ रहे होंगे जिन लोगों से टिकट लिया जाता है, जिन लोगों को टिकट दिया जाता है, वो भी मखसूस शराइत पे है, और ये पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा है। सर आप इतने अजीज हो गए या गेट नंबर 5? अच्छा मैं आपको बता दूं कि एमकेएम की जो बात पिछली दफ़ा भी इन्होंने की, और जो कहा कि वो जो नंबर से, तो कहा तो इस इलेक्शन में है ना, कार्रवाई तो आपको इस इलेक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि शहबाज गुल ने भी अभी कहा है, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन गुल को कर दें गुल पहले एमकेएम शहबाज गिल ने जो कहा, मैं गुल गिल और अब एमकेएम की जो बात है ना, एमकेएम के आप क्यों गए वहां पे? 2 सीटों की ऑफर, सेनेट की 2 सीटें पीपल्स पार्टी दे रही है, किस बुनियाद पे दे रही है? ये उनसे जवाब लेता हूं ना पहले। आप ये तो देखें, सोचें, आप उनसे, आप उनको, वो कहते हैं आपसे बल्दियाती निज़ाम जो है सही कर दें, क्या आप करने को तैयार हैं? क्या आप दे देंगे उनको बल्दियाती निज़ाम? तहरीक इंसाफ ने जो भी कुछ किया, जो भी वो अगर हुकूमत के लाई हैं, उनके साथ हमारे साथ हैं, और हमने जो बजट दिया उसके अंदर कुछ जो रुकावटें हैं, आजिज़ दामरा साहब आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आप सेनेटर भी हैं, उस 18वीं तरमीम का एक हिस्सा भी हैं आप, क्योंकि वो मंजूर कराने में आपका भी किरदार था। उसके बाद आपको पता है कि जो कुछ भी जिस तरह से हम यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, अभी उसको वापडा को डाला है हमने, वो जो K4 का मंसूबा था उसके अंदर डालना पड़ा, डिजास्टर मैनेजमेंट को डालना पड़ा सिस्टम में, खामोशी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट को डालना पड़ा, जब जाके हमने यहाँ पे कुछ काम करने की कोशिश की, और सबको पता ही है हम लोग जो कुछ हुआ। और जब से आप अभी बल्दियात में एडमिनिस्ट्रेटर आप लेकर आए हैं, ठीक है, मुत्तहदा फोकट में आपके साथ है। सवाल ये था, देखो हमारा हिस्सा है ना, उनके मिनिस्टर्स हैं हमारे पास, हमारे उससे हिस्सा है हमारे, उसके लायक लेकिन देखें ये बाज नहीं आते, ये छेड़ने छाड़ने से बाज नहीं आते, ये अपना दाव लगाने के चक्कर में लगे रहते हैं। आपको पता है कि हर जगह पे ना, आप पहुंच गए, वो नासिर शाह साहब पहुंच गए जी, आ जाइए हमको 2 सीटें दे देते हैं। वो भाई 2 सेनेटर अपने बना लो पहले, वो कौन से 2 सेनेटर की बात कर रहे हो? तुम्हारे 2 सेनेटर नहीं बचने वाले जिनकी तुम ऑफर कर रहे हो, तुम्हारे पास है क्या जिसके लिए तुम बात करने के निकले हो? आजिज़ दामरा साहब हैं हमारे साथ, आजिज़ दामरा साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, तो मैं तो ये, हाँ, तो वो जो दिए नहीं जा रहे हैं ना, अभी देखें, ये अगर ये इस बात के लिए तैयार होते हैं ना कि शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन हो जाए, तो बहुत आसानी सबके नहीं हो जाती। ये तो पहले किरादाते करते रहे, सारी मंजूरी की, आज नहीं, जो भाग रहे हैं वहाँ से, क्योंकि दिल में चोर है। मैं ये जो कह रहे हैं ना, हम बहुत परेशानी के आलम में, हम पता नहीं कहाँ मारे फिर रहे हैं। आपको कभी नज़र आ रही है कोई ऐसी एक्टिविटी हमारी, कोई हमारी नज़र आ रही है सेंटर के अंदर, सिवाय टीवी के ऊपर हमारे जो मरकजी लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे हैं, उसके अलावा तो, लेकिन इनकी एक्टिविटी नज़र आ रही है। ये सारे सर जोड़ के बैठे हुए हैं, ये सब इस्लामाबाद पहुंच गए। सर अब ऐसा तो नहीं है कि आप लोग भी बाग में खेल रहे हैं, नहीं, तितलियां छेड़ रहे हैं, नहीं परेशानी तो परिंदों से दिल बहला रहे हैं, इलेक्शन का माहौल है, हम अपने लोगों को मैनेज कर रहे हैं, अपनी जगह पे कर रहे हैं, वो तो एक तरीकाकार है हमारा। ऐसा, लेकिन पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि हम वहाँ पे, हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं है, लेकिन हम जो है तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को हरा देंगे। तो ये तो बात बिल्कुल ही जो है ना, दूसरी इनकी तो परेशानी अपनी जगह पर है। हमारे तो सिर्फ यही है कि जो चलो होता है, आपको पता है कि ऐसे माहौल के अंदर, ऐसे इलेक्शन के मौके पर सब जगह पे लोग एक दूसरे से मिलना मिलाना रखते हैं, लेकिन वो आपको अफरा तफरी नजर नहीं आएगी जो हमारे इख्तिलाफ के कैंप के अंदर हुई भी है, क्योंकि जरदारी साहब का निकलना नजर आ भी गई तो आप उसे मेरी आंखों में मोतिया उगना कहेंगे? किसको? अगर नजर आ भी गई मुझे अफरा तफरी हुकूमती कैंपों में, तो आप कौन सा मान लेंगे? आप कह देंगे तुम्हें मोतिया? मैं मान लूंगा, क्योंकि मैं अगर मैं सबको देख रहा हूँ और जो समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ कि अभी मैं सैफुल्लाह नियाज़ी साहब भी आए हुए थे, हम लोग यहाँ थे साथ, तो हम साथ ही बैठे होते और हमने बहुत सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं, चीज़ों को मैनेज भी कर रहे हैं, मामलात को देख रहे हैं। कोई ऐसी अफरा तफरी की कैफियत ही कोई नहीं है। एक आध होता है, कोई चीज़ नाराज़ हो गया और खबर टीवी की बन गई, जो उसने ये बात कर दी, ये चलती है, ये तो हर जगह हर कैंप में होती है। पीपल्स पार्टी के कैंप में नहीं हो रही, चलती है, लेकिन पार्टी इंटैक्ट है। 3 तारीख को आप सरप्राइज दे रहे हैं? सरप्राइज नहीं, हम तो अपना पूरा काम पूरा कर रहे हैं। जो हम सरप्राइज तो जीतेंगे लगेगा, ये तो शौक लगेगा, ये समझ ना जीत गए हम, ये तो अभी ये कर रहे हैं ना बातें। हम तो कह रहे हैं हम तो जीते हुए हैं, क्योंकि हमारे पास अदीद अक्सरियत हमारे पास है। आप जीते, हम तो कह रहे हैं हम शो ऑफ हैंड करवा लें, हम तो सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए, इसीलिए हमने ऑर्डिनेंस भी लेकर आए, आ जाए हमारे साथ, फैसला तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा सामने। लेकिन आप तो उससे पहले ही नहीं आने चाह रहे ना। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।